वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले कंप्यूटर के बारे में, लेकिन बहुत लाइट लाइट पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में क्या है, लास्ट से पहले हार्डवेयर और जो इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में है कन्वर्जेंस है, कुछ डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल्स, उनके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, आगे चलने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसका। ये इसका सिलेबस आप सिलेबस में देख सकते हैं कि इसके बारे में बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में है क्या क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होंगी, क्योंकि आजकल लैपटॉप, मोबाइल और जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं वो नॉर्मली हर घर में पाए जाते हैं। तो हमें उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें कि हमें बहुत थियोरेटिकल इसके बारे में ना पता हो। स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, नंबर सिस्टम जिसमें बाइनरी, हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं, स्काई नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो, लाइनक्स, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल, इनके बारे में थोड़ा सा रहेगा। और उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैटलैब, हाइपर टाइम, ऑफिस, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो जिसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को लेता है और डेटा जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ये आपको एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। कंप्यूटर जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्या करता है, हम कैलकुलेटर में हम कोई नंबर डालते हैं, उसके बाद प्लस माइनस, मान लीजिए हम प्लस करते हैं। प्लस प्रेस करने के बाद उसमें हम कोई नंबर डाल के जब हम इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो भी एडिशन होना होता है वो होके हमें आंसर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, बस कैलकुलेटर के काम करने का तरीका सिर्फ लिमिटेड होता है, वो केवल एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कुछ और फंक्शंस करके दिखा सकता है आपको। जबकि कंप्यूटर पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अनगिनत चीज़ें की जा सकती हैं कंप्यूटर के ऊपर। आज की 2022 में हम जी रहे हैं। इस लाइफस्टाइल में बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल फ़ोन के तो मतलब इम्पॉसिबल है जीना, क्योंकि हर एक चीज़ कंप्यूटर और लैपटॉप से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर दैट it may be able to accept and gather data and transform into information, valuable information जो आपके काम की हो। ठीक है, तो इस तरह का कन्वर्जन जो कर सकता है उस मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे केवल 2 से 3 चीज़ मेंशन की हैं। मैं जैसे आपको बता दूँ, कुछ टर्म होती हैं प्रोसेसिंग सिस्टम में, जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये 5-6 डेफिनेशंस होती हैं, इसमें से 2-3 तो मैंने आपके सामने इस स्लाइड में लिखी हुई हैं, देख लीजिए। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, डेटा क्या है, कोई भी ऐसा हमारे पास डेटा हो जो मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब रेंडम है, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, क्या काला क्या नीला क्या पीला, हमें नहीं पता। हम इसको बताएंगे कि ये डेटा है, उसमें से जब हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें बता कितने, मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी बॉल्स भर दी हैं। ठीक है, बहुत सारी बॉल्स, उसमें से कुछ के कलर ब्लू हैं, कुछ के येलो हैं, कुछ के वाइट हैं, कुछ के ब्लैक हैं, लेकिन हमें काउंट करके नहीं पता। तो कंप्यूटर क्या करेगा, मान लीजिए मैं कोई ऐसी डिवाइस लगा दूं जो ये बॉल को काउंट करके बता पाए। तो मैं इसे अगर इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बताओ कितनी येलो बॉल हैं, तो ये उस मशीन से देख के काउंट करेगा और बताएगा हमें 10 येलो बॉल हैं, या 12 ब्लू बॉल्स हैं, या 15 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है, दैट इज डेटा। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा प्रोवाइड करने के बाद ये हमें उसके आंसर्स प्रोवाइड करेगा कि हम जो भी हम इसे पूछेंगे उस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो हम इससे लेंगे,
जो हमें कंप्यूटर देगा, ठीक है। प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ डेटा, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे देने के बाद हम कहेंगे डेटा को ऐसे अरेंज करो, वैसे अरेंज करो, तो ये उस तरीके से हमें अरेंज करके देगा, तो दैट विल बी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। एक बहुत कॉमन सा वर्ड है इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या है? हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कंप्यूटर को कि आपको ऐसे काम करना है, वो होती है इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें पता चल रहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है, मतलब जो समझाया जाएगा कंप्यूटर को ये वही करेगा। अगर हम इसे बोलेंगे एडिशन कर तो ये एडिशन करेगा, अगर हम इसे बोलेंगे सब्सट्रैक्शन कर तो ये सब्सट्रैक्शन करेगा। इस तरीके की बातों को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट में जो भी डेटा हम इसे प्रोवाइड करा रहे हैं बेसिकली वो इनपुट है, और आउटपुट क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें बाद में देगा दैट विल बी, या वो होगी आउटपुट, ठीक है। अब कंप्यूटर के क्या होते हैं? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस पर जाने से पहले, फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, काफ़ी अच्छी स्पीड से काम करता है, एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई लेवल पे होती है, वर्सटाइल होता है और ऑटोमेशन होता है, मतलब पूरी तरह से प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये तब तक काम करता रहता है जब तक आपके प्रोग्राम को या फिर आपके काम को ख़त्म ना कर पाए, ठीक है। कंप्यूटर की बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो जैसे किसी लॉजिक में कोई फ्लॉज होते हैं तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और हमारे ब्रेन की तरह कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ये कमांड्स पे काम करता है, ये हमारी तरह सोच नहीं सकता, ठीक है। और ये अपने, जैसे हम क्या करते हैं, कोई गलतियां करते हैं तो हम उसे सीख लेते हैं कि देखिए इस रास्ते नहीं जाना है हमें, इस रास्ते में ऐसा हो जाता है, तो हमारा एक्सपीरियंस है ये रास्ता टूटा हुआ है, अच्छा नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस का पार्ट है। बट कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं हो पता, ये अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता, ठीक है। ये पर्टिकुलर कमांड्स या फिर प्रोग्राम पे काम करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर? बेसिकली कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत डेफिनेशंस देख सकते हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पहले एक बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिक फंक्शन में क्या होता है? बेसिक फंक्शन में होता है इनपुट। हमने कोई डेटा इनपुट किया कंप्यूटर को, ये उसे प्रोसेस करेगा, इस डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है, कुछ सेकंड्स लगते हैं प्रोसेस होने में, फिर ये हमें आउटपुट देगा। आउटपुट के बाद ये आउटपुट स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, इनपुट देंगे फिर से प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा और हमारे हार्ड डिस्क में या फिर जहाँ भी स्टोरेज होगी उसमें हम उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह का होता है? काफ़ी तरह का होता है कंप्यूटर, साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, लेकिन ये बहुत मैटर नहीं करता है आज के टाइम पे, क्योंकि हम नॉर्मली जो कंप्यूटर्स अवेलेबल है वो काफ़ी हाई स्पीड और अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं। पहले होता था कि बहुत लो स्पीड वाले कंप्यूटर्स थे तो हम हाई स्पीड कंप्यूटर्स को अलग से पढ़ते थे। बट एनीवेज ये क्लासिफिकेशन है तो हम देख लेते हैं। साइज़ के ऊपर है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। माइक्रो में आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल की हमने अभी भी बात की है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डील्स करता है सैंपल ऑफ डिस्क्रिएट सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। ये बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब है 0 and 1, ठीक है। और ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरा है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूस मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग पे काम करता है, जैसे लंबाई या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट टाइप, तो उसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और जो हाइब्रिड हाइब्रिड होता है उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरह के फीचर्स होते हैं, इसलिए हम उसे हाइब्रिड कहते हैं। पर्पस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स को, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। आप एक बार रीड कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर और नंबर 3 यूज़र। हार्डवेयर वो पार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे कीपैड और जो भी इसमें मशीन्स लगी हुई हैं, सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लगी हुई है वो
पावर बटन हो गया इसका, माउस अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी इसके हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो हार्डवेयर में आती हैं, ठीक है। टेंजिबल पार्ट ऑफ सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, नॉन टेंजिबल पार्ट एंड टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू इट्स जॉब। तो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो इसके अंदर नॉर्मली हम इंस्टॉल करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर एक तरह से इसको बताता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर होता है, और यूज़र बेसिकली हम लोग होते हैं जो हम इसे ऑपरेट करते हैं, हम इसे समझाते हैं कैसे काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है उस बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर को भी हम काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट्स होता है ना, इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर को मिलके बनाते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जैसे हार्डवेयर में सीपीयू होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं एएलयू। आगे की स्लाइड्स में आपको मिलेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे। तो हम यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं, जो बीआईटी बिट, जो हम बिट वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली ये क्या होती है, इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ ए चॉइस बिटवीन ओनली टू पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, उसे हम कहते हैं बिट। और बाइट क्या होता है, इसमें टोटल 8 सीक्वेंस ऑफ बाइट बिट्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम एज ए सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइट। आपने सुना होगा 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, इस तरीके से 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, MB के बाद GB आता है, GB के बाद टेराबाइट, और इस तरह से कंटिन्यूस आगे चलता चलता है, ठीक है। ये हार्डवेयर का सिस्टम है जो अब हम बात कर रहे थे। हार्डवेयर में मॉनिटर, प्रिंटर, ये बेसिकली कंप्यूटर से पार्ट हैं, स्पीकर्स, सीपीयू, और ये माइक है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, और ठीक है। तो ये सब इसके कंप्यूटर्स के पार्ट हैं। आगे चलते हैं, आगे हम आ गए हैं सीपीयू पे। बेसिकली सीपीयू में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी शायद इसके बारे में। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ये, और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीयू कहलाता है, और मेमोरी यूनिट जो होता है वो एमयू कहलाता है। इनपुट जब हम देते हैं तो वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली ये 2-3 तरीके के पार्ट होते हैं। जो सीपीयू होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली जैसे हमारी बॉडी में हमारा दिमाग होता है, हम कुछ भी करने से पहले दिमाग में सोचते हैं फिर एक्शन लेते हैं, ऐसे ही सीपीयू में जो भी काम होता है वो सीपीयू में होता है। तो इसे हम इसका ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू। अब आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिकली ये क्या करता है, जो एएलयू होता है ये क्या करता है, सभी तरह की कैलकुलेशंस, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी तरह के लॉजिकल जो भी काम होते हैं वो ये करता है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। बेसिकली क्या होता है, इट कंट्रोल, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सभी पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के उसको ये कंट्रोल करता है। ये इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी यूनिट के लिए, ये स्टोरेज डिसाइड करता है कितना स्टोरेज है, कितना फिल हो गया है, और जितने और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डी कोड करने में, या फिर इंस्ट्रक्शंस को डी कोड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। बेसिकली क्या होता है, सभी जितना भी इनपुट डाटा दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, और जितना भी फाइनल रिजल्ट तैयार होता है वो सब मेमोरी यूनिट में सेव होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। इसमें भी मेमोरी यूनिट में भी 2-3 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें सीपीयू के अंदर ही जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसमें आपने सुना भी होगा रैम और रोम। रैम कहाँ से सुना होगा आपने, रैम ऐसे सुना होगा, आपने फ़ोन खरीदे होंगे स्मार्टफोन्स, उसमें आपने देखा होगा 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, आजकल तो 8-8 GB के रैम के फ़ोन आते हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी फ़ोन की तो 512, 228 इस तरीके के MB के रैम आया करते थे, ½ GB रैम। आजकल तो ½ GB का कोई फ़ोन होगा ही नहीं मार्केट में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसको हम कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है नेचर में, और इसको डेटा, इसमें हम डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। और रैम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है बेसिकली। इसमें तभी तक डेटा रह सकता है जब तक कि पावर सप्लाई ऑफ ना की जाए, ठीक है। जबकि जो रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे हम रोम कहते हैं, वो एक तरह से हार्ड डिस्क का काम करती है, परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, और इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। आप ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, रोम, ROM रीड ओनली मेमोरी, RAM
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। उसके बाद होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे सीडीज होते हैं, पेन ड्राइव्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने सुना होगा कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को। तो ये इस तरीके की होती हैं जो मेमोरीज, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरीज। आपने जरूर देखा होगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को सेव करके रख लेते हैं ताकि अगर वो कभी हमसे मिस हो जाए तो हमारे पास उसका एक बैकअप हो। उसके बाद देखते हैं आगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए थोड़ा सा डेटा डाल दिया है इसमें, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, जिसमें ALU, CU, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉयड है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, तो ये इस तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे मोजिला है, गूगल क्रोम है, VLC है, जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली किसी भी मशीन को सिस्टम देते हैं, एक लार्जर होराइजन में एक काम करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आर प्रोग्राम्स दैट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशंस। मीन्स जो हम एप्लीकेशन डालते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर इंस्टॉल करते हैं, उसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यूज़र और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली आपने देखा होगा ना, साउंड का ड्राइवर डलता है और बहुत सारे ड्राइवर डलते हैं। जब हमारा लैपटॉप आता है तो उसमें ड्राइवर्स डाल के दिया जाता है। तो बहुत सारे ड्राइवर डलते हैं। वाईफाई का भी ड्राइवर डाला जाता है, अगर ड्राइवर करप्ट हो जाए तो हमें फिर से डलवाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे ड्राइवर डाले जाते हैं जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, मैनेजिंग रिसोर्सेज, मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस और रनिंग एप्लीकेशन, ये सब काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है। अच्छा, लैंग्वेज पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। इस स्लाइड में, हाँ इस स्लाइड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें क्या होता है, दो तीन तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ ये एग्जाम में भी आपके आ सकता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डॉस, MS-DOS, जो पहले काफ़ी फेमस था, अब नहीं यूज किया जाता। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था 1981 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जिसको हम MS-DOS कहते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म था जिसका बिट था 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद विंडो आया, विंडो आज भी चल रहा है और लाइनेक्स भी आज भी चलता है। ठीक है, जो लाइनेक्स था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइनस टोरवेल वाइल्ड्स की तरफ से। ठीक है, ये पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टीटास्किंग इसमें किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही विंडो होता है, विंडो हमारे लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल किया जाता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया था। इसके काफ़ी सारे पॉपुलर वर्जन हैं, जैसे विंडो 98, मिलेनियम, विंडो विस्टा, आजकल विंडो 10 और 11 काफ़ी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में क्या है, दो तीन तरह की लैंग्वेज होती है। कहते लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें असेंबली लैंग्वेज भी आती है और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल का पार्ट है। हाई लेवल में फोर्ट्रैन, पैस्कल एंड कोबोल, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, और मिडिल लेवल में होती है C++ और जावा। तो इस तरीके के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फोर्ट्रैन इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो आपको बताना है इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
अब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो सारी हैं, रूबी, पीएचपी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, स्काला, नोड, इस तरीके की होती हैं लैंग्वेज। कुछ यहाँ से शॉर्ट फॉर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके लैंग्वेज का ही पार्ट है, लैंग्वेज ही है बेसिकली ये। फोरट्रैन, फोरट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। जिस भी अल्फ़ाबेट से ये बन रहे हैं उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, एफ ओ आर यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और जो ट्रान है वो सेकंड वर्ड से लिया गया है। बेसिक्स में बी इसका, ए इसका, एस एस इसका, आई और सी मैंने जो ग्रीन में किया हुआ है उसी से बना है बेसिक। ऐसे ही कोबोल और ऐसे ही लोगो, ये चारों जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक कोबोल स्टैंड फॉर, कोबोल का मतलब क्या होता है, तो आपको उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे, 3 या 4 ऑप्शन। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 3 आंसर और आपके पास होंगे तो वो गलत होंगे, आपको सही आंसर चूज करना होगा। नेक्स्ट है हम डेसिमल और बाइनरी सिस्टम क्या होता है और हम इसे कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल उसमें काम करता है, जिसमें वो केवल दो ही डिजिट्स को लेता है, 0 और 1, ठीक है, किसी भी नंबर पे काम करने के लिए। जैसे डेसिमल में 0 होता है, बाइनरी में भी वो 0 होता है। डेसिमल में जो 1 होता है वो बाइनरी में 1 होता है। डेसिमल में जिसे 2 पढ़ते हैं हम, उसे बाइनरी में हम 10 पढ़ेंगे। ऐसे ही नंबर्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसे देखते हैं कि इसमें कन्वर्जेंस कैसे होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक सीरीज होती है, मान लीजिए डेसिमल सीरीज है। तो जो इसके सबसे लेफ्ट में नंबर होता है उसे हम कहते हैं एमएसबी और एमएसडी, डी भी कहते हैं, डिजिट भी कह सकते हैं और बिट भी कहते हैं, ठीक है। एमएसबी और एमएसडी बोथ आर सेम। राइट हैंड साइड में जो होता है उसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो वो करेक्ट होता है। नीचे मैंने 2-3 डेफिनेशन दी हैं। बिट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी, बाइनरी डिजिट भी इसे कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये बिट। निबल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एडजेसेंट बिट, यानी कि 4 एक साथ बिट अगर हो तो उसे निबल कहते हैं। बाइट किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, यानी कि 8 बिट का जो डेटा होता है उसे कंबाइन करके हम बाइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे हम न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्जाम में 101% आएगा, चाहे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो या आपका सब्जेक्टिव पेपर हो। सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपके पास आंसर होंगे, सॉल्व आपको फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ केवल आपको आंसर टिक करना होगा ए बी सी डी में से कोई एक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहला आपको करके दिखाते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे 47, ये 47 एक नंबर है जो कि डिजिटल सॉरी बाइनरी नंबर है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजिटल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट, डेसिमल नंबर है सॉरी, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली रूल क्या होता है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया हो डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 46 बनता है ना, 2 से डिवाइड करें तो 26 आ जाएगा। एक आपका रिमाइंडर बचेगा, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर जो यहाँ पे 23 बचा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या बचेगा, 11, 11 दूनी 22, और उसमें से रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद इस 11 को करेंगे तो 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे इस 5 को फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 आ गया, अब ये इवन नंबर आ गया। 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, रिमाइंडर 0, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं ना। 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2, 2 एकम 2 जिसे कहा जाता है। उसके बाद एक को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, जब हमने 6 बार ये प्रोसेस करा तब जाके ये 0 आया है, ठीक है। आपको तब तक करते रहना जब तक ये 0 ना आ जाए। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो लो क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, तो ये हमेशा राइट में लिखी जाती है। और जो नीचे वाली होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जो लेफ्ट में लिखी जाती है। तो 1 0 और उसके बाद 4 बार 1 है, 4 बार 1 है, ब्रैकेट लगा के 2 लगा देंगे तो बाइनरी नंबर हो जाएगा, और 47 हमारा डेसिमल सिस्टम था। तो इस तरीके से मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको दिखा दूंगा करके, आपको ध्यान से कॉपी पे सॉल्व करना है ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए चलिए हम 29 को करते हैं। तो 29 को हमने डिवाइड किया 14, फिर बचेगा 1, फिर हमने 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है।
तो इस तरह से 1 2 3 4 5 5 स्टेप में ये काम हो गया। और 29 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1 0 1। हमेशा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लो सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएगा। तो नीचे से ये काउंटिंग यहाँ लिखा जाएगा 1 1 1 0 1, और बाइनरी हम लिख दें या फिर हम ब्रैकेट करके 2 लिख दें, बोथ आर सेम। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे आप खुद देख लीजिए, मैंने स्लाइड डाल दी है। 65 को कन्वर्ट करना है, कैसे करना है आप खुद करिए और फिर मैच करिए स्लाइड से। ठीक है, आप बिना आंसर देखे इसे खुद सॉल्व करेंगे और फिर मैच करके देखेंगे कि जो भी है वो ठीक है कि नहीं, आपने जो सॉल्व किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मतलब उसके आगे जीरो लगाओ, 0.8125। तो हम एक लाइन बनाएंगे नंबर की, दूसरी बनाएंगे प्रोडक्ट की, और थर्ड बनाएंगे डिजिट बिफोर डेसिमल की। ठीक है, अभी जो नंबर था 0.8125, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर आ जाएगा आपके पास। अब डेसिमल के आगे जो भी लिखा होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया, यहाँ डेसिमल के आगे 1 है, हमने 1 यहाँ लिख दिया। अब जो डेसिमल के पीछे है उसको यहाँ लिखेंगे और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.250। फिर पॉइंट के आगे 1 है, इसको हमने यहाँ नोट कर लिया, और जो 0.250 आया था उसको यहाँ लिख दिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 0.5, और रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे डिजिट बिफोर डेसिमल 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के आगे 0 है। इसको फिर से यहाँ लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। इस केस में क्योंकि ये पॉइंट फ्रैक्शन वाला केस है, तो इस केस में क्या होता है, जो LSD होता है वो नीचे होता है और MSD ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें MSD से LSD की तरफ आना होता है, तो 1 1 0 1। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट लगा के 1 1 0 1 और बाहर 2 लिख देंगे, तो ये बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरा जो MSD LSD है ये रिवर्स हो जाते हैं। जो हमने पहला केस पढ़ा था उसमें MSD नीचे था, LSD ऊपर था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल मैं करके बता रहा हूँ आपको। 0.5625 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.125 आ जाएगा। 1 को हम यहाँ लिख देंगे, 1 कौन सा, ये पॉइंट के आगे जो 1 है। इसी तरह से जो 0.125 है इसको यहाँ लिख के फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.250 आ जाएगा। अब इसके पॉइंट के आगे क्या है 0, तो हमने 0 यहाँ उतार दिया। सिमिलरली यहाँ भी 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो या डिजिट बिफोर डेसिमल, पॉइंट के आगे क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। इसमें भी ऊपर से चलेंगे, वैसे तो इसमें नीचे से चलो ऊपर से चलो सिमिलर आएगा, बट आपको रूल फॉलो करने हैं। रूल क्या है, MSD टू LSD लिखना होता है। तो 1 0 0 1, तो पॉइंट आगे लगा के 1 0 0 1 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, अगर आपके पास क्वेश्चन हो, अभी तक हमने क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि आपको बाइनरी दिया हुआ उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बाइनरी में आपको कोई ऐसा नंबर दिया रहेगा 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो हम जिसका पहला डिजिट है ये वाला राइट हैंड साइड से, इसको लेंगे 1 लिखेंगे, ये 1 जो ये यहाँ 1 लिखा है एज इट इज, इसको यहाँ लिखेंगे, और इनटू में 2 की पावर 0, इसको हम 0 लेके चलेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हम इसको नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक वो डेसिमल नंबर रहे आपके पास, सॉरी बाइनरी नंबर। तो जो भी यहाँ डिजिट होगा उसको डायरेक्ट लिख के जिस पोजीशन पे वो है, अगर ये 0 पोजीशन पे है तो 2 की पावर 0, अगर ये 1 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन है तो यहाँ पे 2 की पावर 1, ये 2 पोजीशन पर है तो ये 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, यहाँ 1 है तो 1 इंटू में 2 की पावर, ये 2 की पावर 3 वाली पोजीशन है। ऐसे ही हम इसको 2 की पावर बढ़ाते चलेंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक। जहाँ पे 0 है, जैसे 0 इंटू में 2 इंटू 5, ये तो 0 हो जाएगा फैक्टर। जहाँ पे 1 है वहीं पे कुछ डेटा निकल कर आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे हम, जो ऐड करने के बाद आएगा वो आपका होगा डेसिमल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर पॉइंट के केसेस में ऐसा हो, ठीक है, डेसिमल के केस में ऐसा हो तो क्या करना है, तो हमें पॉइंट के आगे जो था तो वहाँ तो हम 2 की पावर 0 1 2 3 4 कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, और इसी सिस्टम को 1 इंटू में 2 की पावर -4, 1 इंटू में 2 की पावर -3, 0 इंटू में 2 की पावर -2 और 1 इंटू में 2 की पावर -1, इन सभी का जो भी वैल्यू आएगी उन सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट 0.1010
बाइनरी नंबर है इनटू डेसिमल नंबर। ये बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह है। यहाँ पे क्या किया हमने, 1, ये वाला 1 है, ये इंटू में 2 की पावर -1, 0 इंटू में 2 की पावर -2, 1 इंटू में 2 की पावर -3 और 0 इंटू में 2 की पावर -4। तो यहाँ से ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, इन दोनों से कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू निकल कर आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा डेसिमल नंबर है। उसके बाद आ जाता है बाइनरी एडिशन। शायद आपके एग्जाम में ना आए, एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में, बट जब आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव ना रह के सब्जेक्टिव हो जाएगा तो ये एडिशन आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। फिर भी हम इसे कर लेते हैं। देखिए आपके पास बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये 4 पॉइंट बचे हैं। हम बस ये 4 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे। बाइनरी एडिशन में कुछ रूल फॉलो करने हैं आपको। आप ये 5 रूल याद करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। पहला रूल क्या है, 0 + 0 = 0, ठीक है। 0 0 में वैसे भी 0 होता है। फिर दूसरा रूल क्या है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये भी कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल है याद करना। उसके बाद है 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये बेसिकली सी और बी आपस में रिवर्स हैं तो भी आंसर रिमेन सेम। डी है 1 + 1 = 0, ये थोड़ा सा अलग है हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स से। 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें आंसर 0 आ जाता है, लेकिन हम 1 कैरी करते हैं नेक्स्ट कॉलम में, लेफ्ट, जो भी लेफ्ट में कॉलम होगी वहाँ पे 1 कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे हम हासिल बोलते थे हिंदी में, वैसे ही 1 को हम हासिल लेके चलते हैं। पांचवा जो रूल है वो है, अगर हम 3 बार 1 हो तो उसको भी 1 लिखेंगे, लेकिन 1 को कैरी कर लेंगे टू नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये 2 रूल हैं जो थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी तो तीनों कॉमन है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1 0 1 0 बाइनरी डिजिट 1 1 0 1, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0। उसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। तो अब ये वाले जो रूल हमने पढ़े थे, इसी रूल को यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना है। 0 1 1 हो गया, 0 1 1 है, 1 0 ये 1 हो गया, ये रूल नंबर सी। 0 1 ये वाला बी रूल 1, और 1 1 0 होता है लेकिन 1 कैरी हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो 1 कैरी किया था वो लास्ट में यहाँ लिखा जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1, ट्वाइस लगा देंगे तो ये बाइनरी नंबर हो जाएगा। जो दूसरा है वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। इसके रूल देख लीजिए, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1, ए बोरो इज रिक्वायर्ड, इसमें एक बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये 0 में से 1 था तो इसमें हमने बोरो कर लिया, तो ये आ गया यहाँ पे 1। फिर नेक्स्ट में भी 0 से 1 है तो यहाँ पे हमने बोरो कर लिया, यहाँ आ गया 0। उसके बाद है नेक्स्ट में है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि हमने जो हमारा बोरो था वो 0 हो गया है, और 1 में से 0 जाएगा तो आएगा 1। तो जो हमारा क्या आंसर आया, 1 0 0 1, ठीक है, ये वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आप खुद से ट्राई कर लीजिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए क्या करना है, 0 इंटू में 0 0, 0 इंटू में 1 1, 1 इंटू में 0 0, 1 इंटू में 1 = 1। यहाँ पे थोड़ी सी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, बेसिकली जो बी रूल है, 0 इंटू में 1 1 के बराबर होता है, जबकि इसको हम आगे पीछे कर देते हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 1 1 0 1 ट्वाइस बाय 1 0 1। तो सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे जो ज़्यादा डिजिट्स हैं, 1 1 0 1, उसके नीचे लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। अब इसको सिंपली जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करते चलिए। 1 को 1 से 1 आ गया, 1 को 0 से 0 आ गया, 1 को 1 से 1 आ गया, 1 को 1 से 1 आ गया। जैसे मैथमेटिक्स में क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस लगा के फिर 0 से करेंगे, ठीक है। 0 से चारों 0 हो जाएंगे, फिर 2 क्रॉस लगा के इस 1 से इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और इन सबको जो भी हमारे एडिशन के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जोड़ देंगे, बस, ठीक है। मैथमेटिक्स एडिशन की तरह है, बस आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। ये प्रैक्टिस के लिए है, आपकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन बाय 0 तो कोई मतलब होता नहीं है, 0 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो ये 0 आ जाता है, और 1 बाय 1 1 होता है, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए। हम सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं ताकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा ना हो। एग्जाम्पल में देखिए 1 1 0 ट्वाइस डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 0, 10 इसको नहीं कहेंगे बेसिकली, 1 0 ट्वाइस।
तो ये डिवाइड करने वाला है, ये क्वोशेंट है, ये डिविडेंड है। तो ये 110 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा, ये 0 बचेगा, फिर से एक आएगा और ये 10 से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जो आंसर बचेगा वो कितना आया आपका 11 ट्वाइस। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, और इसके एडिशन और बहुत ज़्यादा किया तो आपको सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो हमने लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है। और बाकी जो चैप्टर नंबर 4 है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों ही चैप्टर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सभी स्टूडेंट को भेजिए ये वीडियो ताकि सभी बच्चे इसे अच्छे से पढ़ सकें। MCQ की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।